तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, जिस वक्त जिस घड़ी का आप बेसब्री से जिन क्वेश्चनों का इंतजार कर रहे थे, आपके इंतजार की घड़ी खत्म, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप करने वाले विज्ञान के प्रश्न लेकर आई हूं। आप इनको कंप्लीट करके जाइए, 100% आप टॉप करेंगे, ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। आप लिख कर रख लीजिए, इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें ताकि आप सभी विज्ञान के पेपर में टॉप कर सके। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं और आपके इंतजार की घड़ी खत्म, 100% आने वाले प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि त्वरण का मात्रक है मीटर सेकेंड इनवर्स 2। दूसरा, मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास है, यानी कि मनुष्य में ध्वनि सुनने की जो क्षमता है वो कितनी है, तो वो है आपकी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तीसरा है बर्फ का गलनांक बनेगा 273.15 केल्विन। ठीक है, 273.15 केल्विन। चौथा है वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है, तो वस्तु का चंद्रमा पर भार होगा 1/6 इंटू इसका पृथ्वी का भार। ठीक है। पांचवा है निम्न में से कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो हम किसे कहेंगे, लाइसोसोम को। किसे, लाइसोसोम्स को। चलिए, छठा है H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान है, तो इसका आंसर है 3। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के सही विकल्प रहेंगे 100% आने वाले। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा आज के पेपर के लिए, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई खालिस्तान है, तो इसका आंसर है गोल्जी उपकरण। दूसरा है कि जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम खालिस्तान प्रभाव को देख सकते हैं, तो इसका आंसर है टिंडल प्रभाव। तीसरा है ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुलता मुख्यतः इसके खालिस्तान से ज्ञात की जाती है, तो इसका आंसर है आयाम। चौथा है खालिस्तान एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक। पांचवा है सोडियम क्लोराइड में धनात्मक धन आयन तथा ऋणात्मक क्लोरीन ऋण आयन संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है वेग एक खालिस्तान राशि है, तो वेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए, तो कंप्लीट करा आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य लिखिए। पहला, पुरकिंजे ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, दूसरा है ये पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, संक्रमण का अर्थ है आनुवंशिक रूप से 2 असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग कराना, बिल्कुल सत्य है। तीसरा, परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यह आपका असत्य है। ठीक है, दीवार पर बल लगाने से शून्य कार्य होता है, तो सत्य। एरोसोल एक कोलाइड विलयन कर प्रकार होता है, तो ये आपका सत्य। गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आप कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर मैंने लिख दिए, इनको आप पूरा लिखिए कि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, आप जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है बल है आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण। दूसरा कार्य का एसआई मात्रक जूल। सदिश राशि है दूरी। एक अशु शक्ति होती है 786 वोट की। त्वरण है आपका वेग परिवर्तन की दर। और अदिश राशि है आपकी द्रव्यमान इंटू बल। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से जुड़ी हुई। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए।
ठीक है। इसके बाद आप देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, दाब को परिभाषित कीजिए। ठीक है। दूसरा, उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केंचुए की सहायता से किया जाता है। तीसरा है, ये एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चौथा है, चमगादड़ उड़ते समय किस प्रकार की तरंगे पैदा करता है। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए और उस ऊतक को परिभाषित कीजिए। ठीक है। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर रहेंगे इस तरह से। चलिए इनका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपके दाब की परिभाषा। ठीक है। दाब को परिभाषित कीजिए तो किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, ठीक है, लगने वाले लंबवत बल को हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। ठीक है। और उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केंचुए की सहायता से किया जाता है। तो उस कंपोस्ट का नाम है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। चलिए तीसरा है, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर है आपका पारा। ठीक है। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। अगला है, चमगादड़ उड़ते समय किस प्रकार की तरंगे पैदा करता है। तो चमगादड़ उड़ते समय पराध्वनि तरंगे पैदा करता है। पराध्वनि आपको यहाँ पर लिखना है। तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो इसका आंसर है 373.15 के। ऊतक को परिभाषित कीजिए। तो कोशिका का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान हो ऊतक कहलाता है। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर हो गए। ठीक है। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें। ठीक है। छठा प्रश्न है, उरुपातन को परिभाषित कीजिए। सातवां, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। आठवां, स्थिर अनुपात के नियम को स्पष्ट कीजिए। नौवां है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। ठीक है। कार्डियक यानी कि हृदय पेशी एवं आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए यहाँ पर मैं आपको पहले प्रश्न बता देती हूँ, फिर इनका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे प्रश्न के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, एक समान गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देना है। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका ऐसे मात्रक बताना है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र एवं मात्रक बताना है। अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते समझाना है। खाद और उर्वरक में अंतर। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप कंप्लीट करके जाएंगे तो 100% आप विज्ञान के पेपर में टॉप करेंगे क्योंकि ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में। ठीक है। तो एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो अच्छे से विजिट करना है। चलिए ये आपका अथवा है, 21वें का 22वां है। उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारित। ठीक। चलिए 23वां है, दूरी एवं विस्थापन में अंतर बताने हैं कोई 4 हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं इनके सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए ये है आपका छठे प्रश्न का आंसर। उरुपातन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा आपकी बनेगी कि उरुपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात कहे तो ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन को उरुपातन कहते हैं। ठीक है। उदाहरण में लिखिएगा, कपूर नाफ्थलीन की गोलियां रहेगी। आयोडीन उरुपातन के उदाहरण है। ठीक है। तो ये बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में है और सुंदर भी है। गलनांक की परिभाषा ये आपकी है। ठीक है। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो शुद्ध पदार्थ हम किसे कहेंगे। तो देखिए आप कि शुद्ध पदार्थ वहाँ पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के कणों, ठीक है, कणों यानी कि अणु या परमाणु से बना होता है और जिसमें किसी अन्य पदार्थ की मिलावट नहीं होती। इसके भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित एवं समान होते हैं। ठीक है। जिसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक। चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। वास्तव में आप टॉप करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को कंप्लीट करके जाए क्योंकि ये आपके 100% टॉप करने वाले प्रश्न हैं। ठीक है। निक्षेपण किसे कहते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसकी परिभाषा आप कंप्लीट करें। 8वां प्रश्न है, स्थिर अनुपात के नियम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो स्थिर अनुपात का नियम यहाँ कहता है कि किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में ही उपस्थित रहते हैं, चाहे वह यौगिक का ही
से भी प्राप्त किया हो, ठीक है, यह किसी भी विधि से तैयार किया गया हो। उदाहरण, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव 8 के द्रव्यमान अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न के आंसर रहेंगे, बहुत ही सरल और सिंपल। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी याद करने में। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें और देखिए, आपसे जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि यह आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। यदि आप कंप्लीट करेंगे तो आप विज्ञान के पेपर में टॉप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, यह आपका 13वां प्रश्न आ चुका है। अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट इसलिए दे रही हूँ ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, ठीक है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में लिखे हैं, ठीक है। चलिए, 15वां है, शक्ति को परिभाषित कीजिए। इसका सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखना है। ये आपके हो गए इस तरह के, ठीक है। 16वां, अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, समझाना है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत यानी कि सीधे कोण पर कंपन करते हैं, उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ठीक है। अर्थात कहे तो यदि तरंग आगे की ओर बढ़ रही है तो उसके कण ऊपर नीचे या दाएं बाएं दिशा में कंपन करते हैं, ठीक है। उदाहरण, पानी की सतह पर बनने वाली तरंगे तथा रस्सी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है, ठीक है। चलिए, हो गए। इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। ये आपका अथवा हो गया। अच्छे से कंप्लीट करना है। खाद एवं उर्वरक में अंतर, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पहला पॉइंट है, खाद प्राकृतिक पदार्थों जैसे गोबर, पत्तियों आदि से बनती है, जबकि उर्वरक रासायनिक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, जबकि उर्वरक में पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। तीसरा, खाद मिट्टी की संरचना को सुधारती है, जबकि उर्वरक मुख्य रूप से फसल की वृद्धि बढ़ाते हैं। चौथा पॉइंट है, खाद का प्रभाव धीरे धीरे होता है, जबकि उर्वरक का प्रभाव जल्दी दिखाई देता है, ठीक। तो ये आपका इस तरह का आंसर रहेगा, बहुत ही सरल और सिंपल। स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करना है। खरपतवार किसे कहते हैं, 2 उदाहरण आपको लिखने हैं, ठीक है। खरपतवार हम किसे कहेंगे, तो देखिए आप इसकी परिभाषा कि वे वांछित पौधे जो फसलों के साथ अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। जैसे घास फूस, हम जैसे सोयाबीन बोते हैं, ठीक है। सोयाबीन में जो घास फूस उगता है वही अवांछित पौधे, ठीक है। जैसे गेहूं बोते हैं तो गेहूं में जो निकलता है कचरा, घास फूस, ये क्या है, अवांछित पौधे जो फसल के साथ उग जाते हैं और फसल की वृद्धि में बाधा डालते हैं। यानी कि देखिए, उनको भी खाद पानी मिलेगा, ठीक है। तो जितना, ठीक है, गेहूं को नहीं मिल पाएगा, आधा वो बांट लेंगे, तो इसलिए जो फसल की वृद्धि होती है वो रुक जाती है, यानी कि कम होती है। जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर कम होती है। फिर उन्हें खरपतवार कहते हैं। ये पौधे फसल के पोषक तत्व, जल और प्रकाश को छीन लेते हैं, ठीक है। बराबर का हिस्सा हो जाता है फिर तो। उदाहरण, बथुआ और दूब घास, ठीक है। तो ये आपका खरपतवार किसे कहते हैं, ये इसकी परिभाषा हो गई। ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। 18वां प्रश्न, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। नंबर 1, संतृप्त विलय। नंबर 2, कोलाइड। नंबर 3, शुद्ध पदार्थ। तो ये सीरियल बाय सीरियल परिभाषाएं हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, पढ़ के बताने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट आपको दे रही हूँ। चलिए, कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ के भी बता रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ सके, आप समझ में आए आपको। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर, चलिए दोनों में अंतर हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, मिश्रण दो या अधिक पदार्थों का भौतिक मेल होता है, जबकि यौगिक 2 या अधिक तत्वों का रासायनिक संयोग होता है। दूसरा, मिश्रण में घटक अपने अपने गुण बनाए रखते हैं, जबकि यौगिक में घटक अपने गुण खो देते हैं। तीसरा, मिश्रण को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक को रासायनिक विधियों से अलग किया जाता है। चौथा पॉइंट है, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता, जबकि यौगिक का संगठन निश्चित होता है, ठीक है।
तो ये आपके इस तरह के आंसर रहने वाले हैं, बहुत ही सरल और सिंपल। जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करिए। ठीक है, किन्हीं 3 कोशिकांगों के नाम एवं एक एक कार्य लिखने। ठीक है, देखिए माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया का क्या कार्य है? यह कोशिका में ऊर्जा यानी एटीपी बनाने का कार्य करता है। दूसरा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स है, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तीसरा गोल्जी तंत्र, यह पदार्थों का संशोधन और परिवहन करता है। लाइसोसोम, यह अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। ठीक है, चलिए हो गया ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। 20वां प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित के नाम लिखिए। ठीक है, ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है, इसका नाम है उपकला ऊतक। ठीक है, ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, इसका नाम है कंडला। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, इसे कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, ये आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, इनके आपको सूत्र द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पहले का नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरे का है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरे का है कैल्शियम कार्बोनेट, चौथे का है पोटेशियम नाइट्रेट, 5वें का है पोटेशियम सल्फेट और छठे का है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के यहाँ पर नाम हुए। ये आपका अथवा हो गया, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद आप देखिए ये आपका 22वां प्रश्न, परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या की परिभाषा। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? संभारिक किसे कहते हैं? ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा, 100% आने के पूरे चांस हैं। समस्थानिक और संभारिक में 4 अंतर बताइए। प्रॉपर क्वेश्चन कर लेने हैं आपको। देखिए वही बता रही हूँ जो 100% आने के चांस है। दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए, ये आपका 100% आने का पूरा चांस है इसका, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। ठीक है, ये आपका अथवा है। मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिए हैं, कुछ के क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पेपर का आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया है, अच्छे से कंप्लीट आप करके जाइएगा।